हे व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट। देखो सर, एक बार कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को दोबारा से रिवाइज करेंगे ताकि वो पिछला ना भूले हमें। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कोई भी ट्रांजैक्शन जो कैश और बैंक में हुई है और दो चीजों से रिलेटेड है। नंबर वन इज योर फिक्स्ड एसेट्स एंड द अदर इज द इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट से वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं लेंगे जो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में आती हैं। ठीक है सर। फिक्स्ड एसेट्स के रिलेशन में परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल पे प्रॉफिट या लॉस, और एक होती है फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन। सर यही सारी ट्रांजैक्शन थी फिक्स्ड एसेट्स के रिलेशन में, जिसमें परचेज ऑफ एसेट्स एंड सेल ऑफ एसेट्स हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाता था, प्रॉफिट लॉस और डेप्रिसिएशन ही हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाता था। फिर हम लोगों ने सीखा कि इन्वेस्टमेंट्स के रिलेशन में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दोनों इन्वेस्टिंग में जाते हैं। सर सेल पे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है? प्रॉफिट और लॉस हमेशा ऑपरेटिंग में जाता है। डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कभी लगती नहीं है। फिर हम लोगों ने कहा अगर हमने एफडी में इन्वेस्ट किया तो सर इंटरेस्ट मिलता है, अगर शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो डिविडेंड मिलता है, और सर अगर रियल एस्टेट में कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो रेंट रिसीव होता है। तो रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये हमारी जाती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। और इन्हीं का दूसरा भी एक ट्रीटमेंट होता है सर, वो जाता है ऑपरेटिंग में। अब देखो सर, हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो इसको सीखते हैं। देखो सर, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जो कैश या बैंक में हुई है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण या तो ओनर की इक्विटी मतलब कैपिटल, या बिजनेस के अंदर कोई भी चेंज आ रहा है उनकी बोरोइंग्स के अंदर। सर देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज आर दोज एक्टिविटीज that result in change in the size and the composition of owner's capital and the borrowings of the enterprise। अब देखो सर, हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज तो क्लियर होगी कि अगर कोई भी ओनर के कैपिटल में या कोई भी जो एंटरप्राइज की बोरिंग्स हैं उसमें कोई भी चेंज होंगे, जिन ट्रांजैक्शंस की वजह से चेंज होंगे, उनको बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है वो पढ़ते हैं, जो हमें सीखना है। देखो सर, वो क्या बोलता है, याद करो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कोई भी चीज अगर मेरी फिक्स्ड एसेट्स के रिलेशन में है या इन्वेस्टमेंट्स के रिलेशन में है तो हम उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में डालते थे। यहां क्या बोल रहा है, कोई भी चीज अगर मेरी शेयर कैपिटल के रिलेशन में है। सर शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल भी आ सकता है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ सकता है, या मेरी कोई भी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू लोन है, लोन में शॉर्ट टर्म लोन भी आ सकता है, लॉन्ग टर्म लोन भी आ सकता है, तो सर वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनेगा। दोबारा से बोल रहा हूं, एनी ट्रांजैक्शन विच इज रिलेटेड टू द नंबर वन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड द नंबर टू इज लोन। लोन के अंदर लॉन्ग टर्म लोन्स भी आ सकते हैं और शॉर्ट टर्म लोन्स भी आ सकते हैं, तो हम उसको क्लासीफाई करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर। देखो सर, as per the provisions of accounting standard 3, all the transaction in cash and bank account which are related to number one sir share capital, जिसमें equity share capital भी आता है और preference share capital भी आता है। नंबर टू इज लोन, जहां पर लॉन्ग टर्म लोन भी आता है और शॉर्ट टर्म लोन भी आता है, shall be disclosed under the heading of cash flow from financing activities। तो सर आई होप तुम लोगों को इसका मतलब क्लियर होगा कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाता क्या क्या है। कोई भी ट्रांजैक्शन विच इज रिलेटेड टू योर शेयर कैपिटल एंड एनी ट्रांजैक्शन विच इज रिलेटेड टू योर लोन्स, जिसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल, तो वो हमारा जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। सर अब ट्रांजेक्शन देखते कौन कौन सी होंगी, बहुत ध्यान से पढ़ना। जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे वैसे लर्न भी हो जाएगा तुम लोगों को। सबसे पहले मेरे को बात बताओ, शेयर कैपिटल के रिलेशन में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं? सर इशू ऑफ शेयर्स, अगर मैं शेयर्स को इशू कर रहा हूं तो मेरे को पैसा आएगा, तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में मैं प्लस कर दूंगा। सर एक बात बताओ, शेयर्स फ्री में इशू होते हैं? द आंसर इज नो। सर शेयर्स को इशू करते टाइम पे मे बी अंडरराइटर्स को कमीशन देंगे या क्या करेंगे, शेयर इशू के लिए कुछ ना कुछ खर्चा करेंगे, तो उसको बोलते हैं शेयर इशू एक्सपेंस। तो सर वो भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू हमारी शेयर कैपिटल ही है। तो जब भी मैं शेयर एक्सपेंस करूंगा या अंडरराइटिंग कमीशन करूंगा तो उससे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में वो चीज लेस हो जाएगी।
दोबारा रिवाइज करते हैं। सर वो बोलता है कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है रिलेटेड। सबसे पहला कहता है शेयर इशू, ठीक है, शेयर्स को इशू करना, ये एक ट्रांजेक्शन है, बैंक में पैसा आएगा तो ये हमारा हो जाएगा प्लस। सर सेकंड, शेयर्स क्या फ्री में इशू होते हैं? द आंसर इज नो। सर शेयर्स को इशू करने के लिए ये सेम ही होगा तुम्हारा शेयर्स इशू। सर शेयर्स को इशू करने के लिए अंडरराइटिंग कमीशन भी पे करते हैं। सर कभी के बार हमें कुछ एक्सपेंस भी हो जाते हैं, शेयर इशू एक्सपेंस भी हो सकते हैं, तो ये दोनों से हमारा कैश का आउटफ्लो होता है, तो इन दोनों को क्या कर दूंगा? सब्ट्रैक्ट। दोबारा से सर शेयर इशू फ्री में तो होते नहीं, शेयर के एक्सपेंस भी करने पड़ते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन भी करनी पड़ती है। सर जब शेयर्स को इशू कर देते हैं हमारी कंपनी के जो ओनर्स बन जाती है जनरल पब्लिक। अब सर मेरे को बात बताओ, क्या जनरल पब्लिक हमारे शेयर्स को क्यों होल्ड करके रखेंगे अगर हम उसको खुश ही नहीं रखेंगे? तो उनको खुश रखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? देखो सर डिविडेंड पे करना पड़ता है, इसके ऊपर ना एडजस्टमेंट भी है डिविडेंड पे के, वो लास्ट में सीखेंगे। अभी बस ये समझो कि डिविडेंड भी पे करना पड़ता है। सर डिविडेंड तो पे कर दिया, कभी कभी ना उनको बोनस शेयर्स भी देने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है? बोनस शेयर्स। एक बार पहले रिवाइज करते हैं फिर मैं बोनस शेयर्स को समझाता हूँ। देखो शेयर्स को इशू करो, इशू करने के टाइम पे दो तरह के एक्सपेंस हो सकते हैं, या तो शेयर इशू एक्सपेंस हो सकता है या तो सर अंडरराइटिंग कमीशन पे कर सकते हैं। फिर सर जब शेयर होल्डर्स हमारे ओनर्स बन गए कंपनी के, उनको खुश भी तो रखना है, तो डिविडेंड पे कर सकते हैं। डिविडेंड पे करने के बाद हम लोग और क्या कर सकते हैं सर? हम उनको बोनस शेयर्स भी इशू करते हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, यहां तक हो गया। अब मेरे को बात बताओ, अगर शेयर्स इशू किए हैं तो रिडम्पशन भी करनी पड़ती है, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन होती है। तो सर अगर इशू कर रहे हो तो रिडम्पशन भी करनी पड़ेगी। तो एक और ट्रांजैक्शन होती है रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, जिसमें हमारा पैसा बाहर जाता है, तो वो माइनस हो जाएगा। अब देखो आई होप तुम लोग को ये ट्रांजैक्शन लर्न होगी। सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स पे सर एक्सपेंस भी इंकर करते हैं, शेयर इशू एक्सपेंस या अंडरराइटिंग कमीशन को हम एक्सपेंस को इंकर करते हैं। अब क्या शेयर होल्डर ऐसे खुश रहेंगे? द आंसर इज नो। सर डिविडेंड भी पे करना पड़ेगा, कभी कभी बोनस शेयर्स भी दे देती है कंपनी को खुश करने के लिए, तो बोनस शेयर्स देती है या डिविडेंड पे करती है। एंड द लास्ट इज अगर शेयर्स को इशू किया है तो प्रेफरेंस शेयर्स के केस में जैसे रिडम्पशन भी होती है, तो रिडम्पशन ऑफ शेयर्स भी एक तरह की ट्रांजैक्शन है विच इज रिलेटेड टू शेयर कैपिटल। अब देखो सर ये मैंने यहां पर लिखा है बोनस शेयर्स, और यहां पर मैंने स्पेशली नीचे एक नोट लिखा है, नो ट्रीटमेंट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर अब इसका क्या मतलब होता है? बोनस शेयर्स का मतलब क्या होता है? देखो मेरी एक बात सुनो, बोनस शेयर्स का मतलब क्या होता है? कंपनी जो है ना वो शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को खुश रखने के लिए वो बोलती है कि मैं फ्री में शेयर्स बांट रही हूँ, ठीक है। लेट सपोज वो एक रेशियो देती है कि जिसके पास ही मेरी कंपनी का 2 शेयर्स है ना, मैं उसको 1 शेयर फ्री में दूंगी, ठीक है। अगर मेरे पास 10 शेयर्स है तो मेरे को 5 शेयर फ्री में मिलेंगे। मेरे को एक बात बताओ, मैं क्या बोलूँ? फ्री में मिलेंगे मतलब कंपनी बोनस शेयर्स देगी शेयर होल्डर को, ठीक है। क्या शेयर होल्डर को पैसा पे कर रहा है? द आंसर इज नो। सर अगर मैं पैसा ही नहीं पे कर रहा तो जो कंपनी है उसको कुछ मिला? उसको क्या कैश का इनफ्लो हुआ उसके पास? द आंसर इज नो। उसने फ्री में शेयर्स बांटे, जब उसने फ्री में शेयर्स बांटे तो क्या हुआ? जो कंपनी है, कंपनी ने शेयर्स फ्री में बांट दिए, उसको 1 रुपया भी नहीं मिला, तो क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट में डालूंगा? द आंसर इज नो। अब क्वेश्चन आता है, सर मेरे को एक बात बताओ, कंपनी फ्री में शेयर्स क्यों देती है? फ्री में कंपनी शेयर इसलिए देती है क्योंकि अपनी गुडविल को इंक्रीज करने के लिए, उसका मार्केट प्राइस बढ़ता है। जब वो शेयर्स अनाउंस होते हैं ना, दिस कंपनी हैज डिक्लेयर्ड अ बोनस इशू, बोनस शेयर मतलब फ्री शेयर्स दे रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं यार ये कंपनी तो फ्री शेयर्स काफी ज्यादा देती है, हर साल ही बोनस शेयर इशू कर देती है, तो हम उसके शेयर्स लेते हैं। जब उसकी शेयर्स हम लेंगे तो उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और उसकी मार्केट प्राइस इंक्रीज होगा। अब अगर कंपनी को पैसा नहीं मिलता तो कंपनी क्या करती है? मैंने तुम्हें सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के 5 यूटिलाइजेशन बताए थे, उसमें से सबसे एक था कि इशू ऑफ बोनस शेयर्स। इसका मतलब है कंपनी की एंट्री पास करती, कंपनी ये एंट्री पास करती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को कर देती है डेबिट, और यहां लिख देती है टू बोनस शेयर्स, और फिर एंट्री पास होती है सर बोनस शेयर को करते हैं डेबिट, और यहां आ जाता है टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बस मैं ये समझाना चाह रहा हूं तुम लोगों को कि कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा, बट कंपनी क्या करेगी, जो प्रीमियम उसको रिसीव हुआ था ना, अब उसको यूटिलाइज करेगी, बोनस शेयर दे देगी उसके। तो जब प्रीमियम रिसीव हुआ था क्रेडिट करेंगे, अब उसको यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसको क्या कर देंगे? डेबिट, और टू बोनस शेयर्स, और बोनस शेयर्स को फिर डेबिट कर देते तो शेयर कैपिटल में हम ये ट्रांजेक्शन डाल देता, तो ये दोनों कट जाते, नेट एंट्री पड़ जाती है एसपीआर टू शेयर कैपिटल। मेरे को एक बात बताओ, क्या इसमें 1 रुपए का भी इनफ्लो हुआ है? द आंसर इज नो। इसीलिए जब भी बोनस शेयर्स आते हैं ना, तो उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो सर एक बार लर्न करें, लास्ट बार बोलूंगा, ठीक है। सर सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है? सर देखो,
एनी ट्रांजेक्शन विच इज रिलेटेड टू नंबर वन शेयर कैपिटल, इक्विटी भी आ सकता है, प्रेफरेंस भी आ सकता है, या एनी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द लोन्स में लॉन्ग टर्म लोन और शॉर्ट टर्म लोन आ सकता है। सर कौन कौन सी ट्रांजेक्शन होती है शेयर कैपिटल के रिलेटेड? सर इशू कर रहे हैं, इशू फ्री में होता है? सर नहीं। सर कंपनी को कुछ एक्सपेंस इनकर करने पड़ते हैं या अंडर राइटिंग कमीशन भी देनी पड़ सकती है कंपनी को। सर ठीक है, ये दोनों 3 ट्रांजेक्शन से शेयर इशू हो जाएंगे हमारे। अब क्या शेयर होल्डर ऐसे रहेंगे? सर शेयर होल्डर को खुश रखना पड़ेगा कंपनी को। कैसे रख सकती है कंपनी को? नंबर 1 डिविडेंड पे करके या बोनस शेयर्स को देते। सर बोनस शेयर से कभी भी इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं होता, क्योंकि हम बस जो हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व पहले आया होता है उसी को यूटिलाइज करके हम बोनस शेयर्स को दे देते हैं। और लास्ट है सर, अगर इशू किया है तो सर रिडम्पशन भी करूंगा। इस केस में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मैं बोल रहा हूं यहां पर। तो सर ये 7 ट्रांजेक्शन हम लोगों ने सीखी कि शेयर कैपिटल में आती हैं। सर अब और ट्रांजेक्शन आ सकती है? आंसर इज यस। अब लोन्स के रिलेटेड देखो कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आएंगी। सर देखो लोन कंपनी जो है ना पब्लिक से भी ले सकती है। अगर पब्लिक से लोन ले रही है इसका मतलब डिबेंचर्स इशू कर रही है, या बैंक से भी ले सकती है। तो अगर लोन कंपनी ने पब्लिक को डिबेंचर्स इशू करके लिया तो देखो क्या होगा, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन होगी। सर सबसे पहले याद रखो इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है सर। अगर कंपनी ने डिबेंचर्स को इशू किया है तो डिबेंचर होल्डर्स को इशू कर दिया, मतलब इशू ऑफ डिबेंचर से पैसा आता है। सर सेकंड, डिबेंचर होल्डर को खुश नहीं रखोगे? सर रखना पड़ेगा ना। तो इस केस में उनको क्या पे करूंगा? सर मैं उनको इंटरेस्ट पे करूंगा, ना कि डिविडेंड पे करूंगा। तो सर यहाँ आ गया इंटरेस्ट पे टू द डिबेंचर्स। सर अगर पैसा लिया है तो पैसा वापस भी करेंगे, तो यहाँ आ गया रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अगर सर डिबेंचर को इशू करने में कोई भी एक्सपेंस नहीं है तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अब देखो अगर कंपनी ने क्या किया, लोन ले लिया बैंक से, तो कुछ नहीं है सर। अगर लोन रिसीव्ड होगा तो कैश फ्लो आ रहा है तो इसको प्लस कर देंगे। सर बैंक को भी खुश रखने के लिए क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सर अगर बैंक को इंटरेस्ट पे कर देंगे तो हमें लोन को एक ना एक दिन वापस भी करना पड़ेगा, तो रीपेमेंट ऑफ लोन वो माइनस हो जाएगा। सर देखो ये बस फाइनेंसिंग हो गया। एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। दोबारा से देखो, कोई भी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू शेयर कैपिटल जिसमें प्रेफरेंस भी आता है, इक्विटी भी आता है, या कोई भी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू लोन जिसमें लॉन्ग टर्म भी आता है, शॉर्ट टर्म भी आता है, सर वो हम आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। देखो सबसे पहली ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, कहता है इशू ऑफ शेयर्स। अगर मैं शेयर्स इशू कर रहा हूं तो उस टाइम पे कोई एक्सपेंस भी इनकर करना पड़ेगा। तो ये शेयर्स इशू हो गए, एक्सपेंस कौन कौन से हो रहे हैं? अंडर राइटिंग कमीशन पे कर सकता हूं, या और कोई एक्सपेंस पे करना हो शेयर इशू के टाइम पे तो वो आता है। अब सर शेयर होल्डर को खुश रखना पड़ेगा। शेयर होल्डर खुश इंटरेस्ट से होता है? आंसर इज नो, शेयर होल्डर्स खुश होते हैं डिविडेंड से। तो सर यहां पर मैं क्या करूंगा, उनको डिविडेंड पे करूंगा, या क्या करूंगा, उनको बोनस शेयर दे दूंगा। बोनस शेयर्स का कोई भी ट्रीटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं होता। सर अगर मेरे को शेयर्स इशू किए तो वापस भी करने पड़ेंगे, तो रिडम्पशन ऑफ शेयर्स वो हमारे में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लेस हो जाएंगे। अब देखो सर, अब अगर लोन लिया है, लोन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बोलते हैं डिवेंचर्स को, ठीक है। अगर हमने पब्लिक से लोन लिया है तो उनको बोलेंगे डिवेंचर होल्डर। तो सर इशू ऑफ डिवेंचर से पैसा आएगा, डिवेंचर होल्डर को खुश रखने के लिए उनको इंटरेस्ट पे करेंगे, और सर पैसे को वापस भी करना पड़ेगा। तो ये 3 ट्रांजेक्शन हो गई। फिर अगर लोन लिया मैंने बैंक से तो क्या करना पड़ेगा, लोन रिसीव होगा तो पैसा आएगा। सर अगर मेरा इंटरेस्ट पे हो रहा है, बैंक को भी खुश रखना, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो पैसा जाएगा, और रीपेमेंट ऑफ लोन के टाइम पे भी पैसा जाएगा। सर अब ये शॉर्ट टर्म लोन में कौन कौन से आ सकते हैं, ये देखो सर, बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट, ये होते हैं शॉर्ट टर्म लोन। अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया तो वो भी हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही जाएगा। सर ये जितनी भी ट्रांजेक्शन थी ना हमने सारी पढ़ ली, और आई होप तुम लोगों को लर्न भी होगी। पहले देखो इशू के टाइम पे कौन कौन सा खर्चा हो रहा है, इशू ऑफ शेयर से पैसा आ रहा है, एक्सपेंस मैं पे कर रहा हूं। फिर अगर मेरा जो शेयर होल्डर बने हैं, पैसा शेयर होल्डर से आया तो उनको खुश रखने के लिए 2 चीजें, डिविडेंड पे करता हूं या बोनस शेयर देता हूं, और पैसे को वापस भी करना है। डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करता हूं, बैंक को भी इंटरेस्ट पे करता हूं। तो देखो सर अब मैं यहां पर समराइज कर रहा हूं कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आती हैं। सर देखो सबसे पहले प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर्स, सर यहां पे पढ़ लिया। सर अगर मैं शेयर्स को इशू कर रहा हूं तो वो होता है। अब मेरी एक बात सुनो, बहुत ध्यान से समझना, जो शेयर्स हैं सर वो प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं और पार पे इशू हो सकते हैं। अगर शेयर्स प्रीमियम पे इशू है ना तो जो प्रोसीड्स आएगी उसमें प्रीमियम को भी इंक्लूड करोगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ 1 लाख के शेयर्स इशू किए जिसके ऊपर 10,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व था, तो जो तुम्हारी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आएगी उसमें प्रीमियम भी इंक्लूड होगा, क्योंकि दिस इज ऑल्सो ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो हम यहां पर लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर्स 1 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स 10,000। तो सर इस वजह से हम लोग प्रीमियम को भी डालेंगे, ठीक है सर। अब देखो हमने दूसरी क्या बोली थी, शेयर के टाइम पे एक्सपेंस इशू करें, अंडर राइटिंग कमीशन। तो देखो सर यहीं पे होगा, हाँ शेयर इशू एक्सपेंस भी हो गया, अंडर राइटिंग कमीशन भी हो गया।
अच्छा सर, और देखो हमने बोनस शेयर्स बोले थे और क्या बोला था कि रीपेमेंट ऑफ या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो सर यहाँ पर देखो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी आ गया। अच्छा सर, उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा था, हम लोगों ने सीखा था कि सर अगर अब तो ये हो गया शेयर होल्डर से पैसा, अब अगर लोन की फॉर्म में लेना हो तो डिबेंचर्स को इशू करेंगे। तो ये देखो प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू ऑफ डिबेंचर्स। सर वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। सर मेरे को एक बात बताओ, डिबेंचर पार पे भी इशू होते हैं, डिस्काउंट पे भी होते हैं, प्रीमियम पे भी होते हैं। सर अगर प्रीमियम पे इशू है तो जो डिबेंचर के ऊपर प्रीमियम आएगा सर उसको भी सेपरेट दिखाऊंगा कि 1 लाख के डिबेंचर और ये प्रीमियम है। अगर डिस्काउंट पे इशू है, 100 का डिबेंचर 90 में इशू कर दिया, तो सर मैं सिंपल सी बात दिखाऊंगा कि मैं डिस्काउंट को शो तो नहीं कर सकते बट सिंपल नेट अमाउंट लिख दूंगा कि 90,000 के डिबेंचर्स आए, कि 10,000 का मैंने डिस्काउंट दिया। तो ये देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं, इंक्लूडिंग प्रीमियम और एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट। अगर प्रीमियम है तो उसको इंक्लूड करके फाइनेंसिंग में डालना, अगर डिस्काउंट पे इशू किए हैं तो उसको एक्सक्लूड करके फाइनेंसिंग में डालना। सर देखो और क्या हमने सीखा था कि सर अगर मैंने इशू किए हैं तो मेरे को उनको खुश रखने के लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो देखो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, और सर क्या हो सकता है, पेमेंट फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है सर, और हम लोगों ने क्या सीखा था, अगर अब लोन लिया बैंक से तो बैंक से लोन लेते तो लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक, ये तीनों ट्रांजैक्शन से पैसा आएगा, मतलब यहां पर प्लस होगा और यहां से पैसा माइनस होगा। तो सर अगर लोन रिसीव हुए हैं तो रीपेमेंट भी करनी पड़ेगी, भले वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, और बैंक को खुश रखने के लिए हम लोगों को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। और सर हम लोगों ने एक और बात सीखी थी कि शेयर होल्डर्स को खुश रखने के लिए हमें क्या पे करना पड़ेगा, डिविडेंड। तो यहाँ पर है इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। सर इसका क्या मतलब होता है मैं तुम्हें आराम से बताता हूँ 2-4 मिनट के बाद। अब देखो ये दोनों एडजस्टमेंट में आएंगे तो इसको बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है सर, आई होप तुम लोगों को फाइनेंसिंग एक्टिविटी सारी की सारी लर्न होगी होंगी। अब हम क्या कर रहे हैं, मेरे को एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बोला था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में भी कुछ ट्रांजैक्शन थी जिसके 2 इफेक्ट थे, ऑपरेटिंग में भी था और इन्वेस्टिंग में भी आता था। अब सर फाइनेंसिंग में भी ऐसी कुछ ट्रांजैक्शन हैं जिसके 2 इफेक्ट होते हैं, जो मेरा ऑपरेटिंग में भी आता है और फाइनेंसिंग में भी आता है। देखो सर वो मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हें ऑपरेटिंग में आता है, क्यों आता है, उसके जो क्वेश्चन है ना तुम्हारे, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व कर दूंगा जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करवाऊंगा। तो अभी के लिए बस ये बात को याद रखना, क्योंकि जब तुम फुल फ्लेज कैश फ्लो बनाओगे ना तब तुम लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती है। तो देखो उसने क्या बोला, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, अंडर राइटिंग कमीशन और शेयर इशू एक्सपेंस। सर जितनी भी 4 ट्रांजेक्शन है ना, इन लोगों के एक तो फाइनेंसिंग में तो आएंगी, बट दीज ट्रांजेक्शन विल ऑल्सो हैव अ सेकेंड इफेक्ट ऑन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो सर ये प्लीज मैं आपको ऑपरेटिंग में डिस्कस करूंगा, यहां तक तुम लोग इस साथ कोऑपरेट करो और आई होप तुम लोगों को फाइनेंसिंग एक्टिविटी सारी रिवाइज हो गई। अब देखो अब आता है सर, आप लोगों ने ऊपर पढ़ा इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड को प्रपोज डिविडेंड भी बोलते हैं। तो सर देखते हैं उसका मतलब क्या होता है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के कौन होते हैं, सर ओनर होते हैं, कोई छोटे बड़े लोग नहीं होते। इसका मतलब है सर अगर कोई भी हमें डिसीजन लेना है, मतलब हर डिसीजन तो नहीं बट अगर कोई मेजर डिसीजन लेना है तो सर हमें शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए, शेयर होल्डर से पूछना पड़ता है। द आंसर इज यस। अब देखो सर अगर मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी को डिविडेंड देना है तो क्या शेयर होल्डर से पूछना चाहिए? सर क्यों पूछना है, मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों। देखो सपोज करो कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का डिविडेंड इशू कर दिया, मतलब बोला 100 करोड़ का डिविडेंड मैं पे करूंगी, ठीक है, तुम्हारे पास जितने शेयर्स हैं उसके प्रोपोर्शन में तुम्हें डिविडेंड मिल जाएगा। यार एक बात बताओ, 100 करोड़ डिविडेंड, जो शेयर होल्डर होता है उसको क्या मतलब है, उसको मतलब होता है कि उसके ना शेयर का मार्केट प्राइस बढ़े। मार्केट प्राइस शेयर का कैसे बढ़ता है, अगर किसी भी कंपनी है उसने सेल ज्यादा की तो उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा और उसका मार्केट प्राइस बढ़ेगा। बट अगर वो 100 करोड़ का डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दे देगा तो अगर यही 100 करोड़ वो अपने धंधे में लगाए और सेल को इंक्रीज करे तो उससे क्या होगा, अगर वो सेल को इंक्रीज कर रहा है 100 करोड़ रुपया लगा के, तो सर उससे नेट प्रॉफिट बढ़ेगा और मार्केट प्राइस बढ़ेगा और शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज होगी। शेयर होल्डर को डिविडेंड दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। मतलब ये जो डिविडेंड 100 करोड़ का देना ना, अगर ये कंपनी में लगाए तो कितनी ज्यादा सेल बढ़ सकती है, सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा और मार्केट प्राइस बढ़ सकता है। ठीक है सर, अगर मैं बोल रहा हूं इसका दूसरा ऑपोजिट भी हो सकता है कि कंपनी को डिविडेंड नहीं दे रही तो शेयर होल्डर नाराज हो जाए और शेयर्स को बेचना शुरू कर दे तो मार्केट प्राइस कम हो सकता है। इसका मतलब है कि ये वाला जो इवेंट है ना, डिविडेंड पे करना या ना करना, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कंपनी को बिना शेयर होल्डर से पूछे वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। सर शेयर होल्डर से क्यों पूछना है, शेयर होल्डर से इसीलिए पूछना है क्योंकि वो कंपनी के क्या है सर,
वो कंपनी के ओनर्स हैं। मेरे को बात बताओ, क्या ओनर्स वेले बैठे हैं? आंसर इज नो, कि कंपनी जब भी बोलेगी यार तुम डिविडेंड, वो वेले होंगे कभी भी नहीं। देखो इसी चीज़ को करने के लिए क्या होता है मैं तुम लोगों को बताता हूँ। हर साल कंपनी की एक मीटिंग होती है जिसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। मतलब पूरा साल खत्म होने के बाद ये मीटिंग होती है। इस मीटिंग में क्या होता है, इस मीटिंग में ना कंपनी जो है, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो बताते हैं पूरा साल हमने ये किया, फ्यूचर के ये हमारे प्लान्स हैं, हमने इतना नेट प्रॉफिट कमाया, इतने एसेट्स हैं, इतनी लायबिलिटी हैं, जो भी वो सारे अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं। अब सर ये शेयर होल्डर्स बैठते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में, और ये एनुअल जनरल मीटिंग कब होती है? सपोज करो मेरा जो साल खत्म हुआ 2018 में हुआ, ठीक है, तो 2019 में ये मीटिंग होगी। अब वो कितनी जल्दी होती है वो डिपेंड करता है कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितनी जल्दी बना ली हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, लेट्स सपोज सर 31 मार्च 2018 एक साल है सर, 31 मार्च 2017, और यहां लिख रहा हूं 31 मार्च 2019। मेरे को एक बात बताओ सर, अगर यहां पर कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट बना ली, पीएनएल बना लिया, तो उसको प्रॉफिट पता लग गया। सर जो 2018 को ये खत्म हो गया, 2018 में कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार कर ली, क्या 31 मार्च को ही मीटिंग हो जाएगी? द आंसर इज नो। कंपनी को 21 दिन का नोटिस देना पड़ेगा शेयर होल्डर को कि भाई तुम मीटिंग में आ जाना, ठीक है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो सर कि जो मीटिंग होगी ना वो 1/4/2019 से लेकर 2018 से लेकर 31/3/2019 तक हो सकती है, मतलब अगले साल कभी भी हो सकती है, ठीक है। मतलब जो मीटिंग होगी वो यहां पर होगी, यस और नो, ठीक है। सपोज करो सर कंपनी ने मीटिंग की, यहां पर एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी की हो गई। जब एनुअल जनरल मीटिंग हुई कंपनी की, कंपनी ने पूछा कि सर क्या मैं डिविडेंड पे करूं, मैं 15% का डिविडेंड देना चाहता हूं। तो शेयर होल्डर बोलेंगे अरे नहीं यार, तो अपने धंधे में लगा, मेरे को 7% का डिविडेंड दे दे। इसका मतलब है सर जो भी मेरा 1/4/2018 से लेकर, मतलब ये नेक्स्ट डे, ये जो साल का जो डिविडेंड है कंपनी ने कितना बोला था? 15%, ठीक है। अच्छा शेयर होल्डर्स ने कितना बोला? शेयर होल्डर से पूछा, उसने कहा नहीं नहीं यार तू 7% का डिविडेंड दे दे। तो कंपनी ने कितना बोला? 7%। इसका मतलब है सर ये अगर मेरा करंट ईयर है, ये वाला 2018 मेरा करंट ईयर है, इस साल में जो भी डिविडेंड अप्रूव होगा, सॉरी प्रपोज होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला हम 15% का डिविडेंड देना चाहते हैं, तो तुम 15% का डिविडेंड दो ना। बट सर पे नहीं किया। पे क्यों नहीं किया? क्योंकि सर वो अगले साल जो है, ये वाले जो साल होगा, ये अगले साल जो है ना, ये अगले साल अभी हम वो शेयर होल्डर से पूछेंगे, उन्होंने कहा 7% का डिविडेंड दो, तो 7% का देंगे। मतलब करंट ईयर में अगर 15% का डिविडेंड प्रपोज हुआ है मेरा 1/4/2018, सॉरी यहां पर गलती हो गई, 1/4/2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक मेरा करंट ईयर है। करंट ईयर में जो भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा वो नेक्स्ट ईयर में पे होगा। तो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड कभी भी करंट ईयर की कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आता। पहले इतनी बात समझ आई। करंट ईयर में दो चीजें होंगी, पहला क्या होगा कि प्रपोज करेंगे हम डिविडेंड को, जो अगले साल जाके शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे। जब शेयर होल्डर्स अगले साल अप्रूव करेंगे तो हम अगले साल पे करेंगे, तो अगले साल की कैश फ्लो स्टेटमेंट में डालेंगे। पहली बात समझ आई। अब देखो मैं दोबारा से इसी चीज को बनाता हूं। सर ये था मेरा करंट ईयर 1/4/2017, सर 31/3/2018, ये हो गया मेरा सर करंट ईयर। अब मेरे को एक बात बताओ, इससे पिछला साल होगा सर 1/4/2016, 31/3/2017, ये होगा सर मेरा प्रीवियस ईयर, ठीक है। सर मेरे को एक बात बताओ, प्रीवियस ईयर में भी कोई ना कोई, और इसके यहाँ पर है ये मेरा नेक्स्ट ईयर, ठीक है। नेक्स्ट ईयर हो गया मेरा 1/4/2018, 31/3/2019। मेरे को एक बात बताओ, प्रीवियस ईयर में भी कोई ना कोई डिविडेंड प्रपोज हुआ होगा? द आंसर इज यस। और वो अप्रूव कहाँ हुआ होगा? ये वाले साल में। मतलब यहाँ पर कंपनी बैलेंस शीट और ये पीएनएल बना चुकी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो एजीएम होगी, एनुअल जनरल मीटिंग होगी, और जो शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे। इसका मतलब है सर प्रीवियस ईयर का डिविडेंड इस साल में पे होता है
और इस साल में जो डिविडेंड प्रपोज होता है वो अगले साल में पे होता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, करंट ईयर में दो चीज़ें हो रही हैं। प्रीवियस ईयर का डिविडेंड जो है वो इस साल की एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव होगा। इस साल के लास्ट में क्या होगा, करंट ईयर के लास्ट में क्या होगा, हम लोग एक डिविडेंड कंपनी प्रपोज करेगी, तो जो कंपनी ने डिविडेंड प्रपोज किया है ना वो अगले साल पे होगा। तो सर आप कहना क्या चाहते हो? देखो यार मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ तुम्हें ना, क्वेश्चन में ये जो प्रपोज डिविडेंड है सर, ये प्रपोज डिविडेंड तुम्हें प्रीवियस ईयर का भी गिवन होगा और करंट ईयर का भी गिवन होगा। करंट ईयर के डिविडेंड को हम करेंगे इग्नोर, क्योंकि करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है ना वो तो अगले साल पे होना ना। जब अगले साल पे होना तो अगले साल देखेंगे यार, अभी थोड़ा ना कैश का आउटफ्लो हुआ। पर जो प्रीवियस ईयर का, जो पिछले साल का सर जो प्रपोज डिविडेंड होगा सर, वो इस साल पे होना है, क्योंकि इस साल एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो पिछले साल का डिविडेंड हमारा इस साल पे होगा। लास्ट बार रिवाइज करा रहा हूं, करंट ईयर में दो चीजें होंगी सर। सबसे पहला सर, करंट ईयर में क्या होगा, जो पिछले साल का डिविडेंड प्रपोज्ड है वो एनुअल जनरल मीटिंग होगी शेयर होल्डर्स की। पूछेंगे कि सर हम 15% का डिविडेंड देना चाहते हैं, शेयर होल्डर्स बोलेंगे नहीं हम अप्रूव नहीं करते, हम 7% का डिविडेंड चाहिए। तो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड करंट ईयर में पे होगा, क्योंकि करंट ईयर में पिछले साल के लिए एनुअल जनरल मीटिंग होगी। करंट ईयर में हम लोग नेक्स्ट ईयर के लिए कोई डिविडेंड प्रपोज करेंगे, जो नेक्स्ट ईयर के लिए डिविडेंड प्रपोज किए, मतलब जो करंट ईयर का डिविडेंड प्रपोज किया होगा वो नेक्स्ट ईयर में जाके अप्रूव होगा, तो नेक्स्ट ईयर पे करेंगे। तो सर प्रपोज्ड डिविडेंड की आई होप तुम लोग को एडजस्टमेंट क्लियर होगी कि प्रीवियस ईयर का हम लोग पे करेंगे और इसको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से लेस कर देंगे, ठीक है। और सर इसका दूसरा इफेक्ट हमने बताया था कि अगर यहाँ पर डिविडेंड आ, अब यहाँ पर एक और बात लिख लो, अगर यहाँ है डिविडेंड पेड तो सर इसका भी सेकेंड इफेक्ट होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब देखो आई होप तुम लोग को प्रपोज डिविडेंड क्लियर होगा। अब मैं बोल रहा हूँ इंटरिम डिविडेंड का क्या है। सर इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड ना एक ऐसा डिविडेंड होता है, देखो यार ये जो ना कंपनी से बताता है कि कितना मैक्सिमम रेट तुम दे सकते हो, कितना नहीं देना, तो ये हमारी सिरदर्दी नहीं है। इंटरिम डिविडेंड का सिंपल सा मतलब क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है सर, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं यार हम कंपनी को चला रहे हैं ना, तो शेयर होल्डर्स इतना थोड़ा ना जानते हैं, तो कंपनी एक्ट ने बोला देखो मैं तुम्हें दोनों राइट देता हूँ कि प्रपोज डिविडेंड प्लीज तुम उनसे पूछ के जो करोगे करना, मैं तुम्हें एक और डिविडेंड देने की छूट देता हूँ, क्योंकि कंपनी जितना डिविडेंड देगी ना उतने शेयर होल्डर खुश होंगे, मार्केट प्राइस बढ़ेगा। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कहते हैं यार हमारे पास पैसा बहुत कमाया हम लोगों ने इस साल, हम ऐसे ही देना चाहते हैं डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड देना चाहते हैं। इसका मतलब है सर इंटरिम डिविडेंड एक ऐसा डिविडेंड होता है जिसमें कंपनी अपने मन से, कंपनी बोलती है यार हमें पता है ना हम क्या कर रहे हैं, हमें नहीं पूछना शेयर होल्डर से, हमें तुम दोनों राइट दो। तो कंपनी से बोलता है यार प्रपोज डिविडेंड तो तेरे को पूछ के देना पड़ेगा, बट अगर इंटरिम डिविडेंड तू देना चाहता है, बहुत ही पैसा कमा लिया तूने, तो क्या करो, इंटरिम डिविडेंड एक ऐसा डिविडेंड होता है जो डिक्लेयर होता है, ठीक है, और उसी टाइम पे पे भी हो जाता है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं मैंने इंटरिम डिविडेंड अपना 1 जुलाई 2018 मतलब करंट ईयर में डिक्लेयर किया, तो जब मैं डिक्लेयर कर दूंगा ना उसके साथ ही उसको पे भी कर दूंगा, मतलब मेरे को वेट नहीं करना एनुअल जनरल मीटिंग होगी। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंपनी को यार पैसा देना है, कंपनी का जितना डिविडेंड बांटेगी उतने ही शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज होगी, उतना ही क्या होगा हमारा मार्केट प्राइस बढ़ेगा। तो कंपनी बोल रही यार ये मेरे को नहीं पूछना, तो कंपनी से बोलता है मैंने तेरे को दोनों डिविडेंड दे दिए। तो इंटरिम डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर भी उसी साल में होता है और पे भी उसी साल में होता है, मतलब वो करंट ईयर में डिक्लेयर होगा, करंट ईयर में ही पे होगा। तो आई होप तुम लोगों को ये क्लियर हो गया। तो सर यहाँ पर हम लोगों ने कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे ना वो हम लोग कवर कर चुके हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।